डेली डायरी चैनल के माध्यम से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीलम महाजन सिंह से, जिन्हें कश्मीर की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह कश्मीर की लड़की ने क्रांतिकारी विचारों के साथ दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज सेंट स्टीफन में पहली महिला छात्रा के रूप में प्रवेश किया, फिर प्रोफेसर बनी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखकर एक मिसाल कायम की। आइए नीलम जी से ही जानते हैं कि उनका पत्रकार के रूप में 36 वर्षों का जीवन यात्रा का संघर्ष कैसा रहा। जैसा कि हमने आपके बारे में रिसर्च किया, पहले आप अध्ययन में थी, प्रोफेसर भी रही हैं, तो फिर कैसे आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखा आपने? जी थैंक यू आकाश, आपने मेरे को डेली डायरी न्यूज़ में आमंत्रित किया। पर आपने जो मेरे बारे में रिसर्च करी, उसमें रिसर्च में तो कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि गूगल पे, वेबसाइट पे तो सब तरह का सत्य नहीं आता है, पर खैर कोई बात नहीं। तो मैं जैसे आप सभी जानते हैं और कई लोगों की तरह, जब आप अपनी पढ़ाई में तेज होते हैं तो आप जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका बन गई, ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग अपनी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। तो मैं जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था और वह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन। तो आप जानते हैं सेंट स्टीफेंस तो बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाना माना कॉलेज, और उसके अलावा वो मेल एक्सक्लूसिव कॉलेज था, वहाँ महिलाएं नहीं थी। जैसे मिरांडा हाउस था, लेडी शुराम कॉलेज था, उसी प्रकार सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी केवल बॉयज के लिए फॉर बॉयज था। तो जब फिर जब एग्जाम्स हुए हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के, तो मेरे जो इतिहास के क्षेत्र में मेरे 93% मार्क्स आए थे और मेरे को पढ़ने में मैं बहुत विशेष रुचि लेती थी और मैं मतलब अपने अध्ययन के द्वारा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। तो फिर मेरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला हुआ और वह भी अपने आप में आज तक बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि पूरे कॉलेज में हम केवल 26 महिलाएं थी और हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वह भी बहुत सख्त था। और हमारे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के जो साथी थे, हमारे जेंटलमैन बॉयज, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि लड़कियां हमारे कॉलेज में आ गई, क्योंकि जो उनका निजी जीवन था उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। परंतु वह समय इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन, जब हम 26 लड़कियां थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, आज वहां पर लड़कियां अधिक हैं और लड़के कम हैं। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बहुत सी जो उपलब्धियां हैं, जो कि उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस है, उसमें भी लड़कियों का बहुत योगदान है। तो मैं ये समझ के चलती हूँ कि हम ट्रेंड सेटर बने। और जूनियर स्टेट्समैन एक मैगजीन छपती थी स्टेट्समैन की, उसके कवर पे हम सब लड़कियों की फोटोग्राफ्स थी कि हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला पाया। तो पहला क्रांतिकारी कदम तो मेरे लिए वह था, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी मैं बॉयज कॉलेज में जाऊं, पर मेरे जो पिताजी थे श्री जसवंत राय जी, वे बहुत ही लिबरल थे और उन्होंने ये मेरी मदर को समझाया कि इसको जहां अच्छा लगता है इसको वहां जाने दो। तो इस प्रकार से मेरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रवेश हुआ। ठीक है। और अभी हाल ही में आपका जन्मदिन रहा 31 मार्च को, और उसमें इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको दिया, उसमें क्या कहना है आपका? क्या अवार्ड था? हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही भावुक पल भी था। और आलमी मीडिया ग्रुप, जिनका की टेलीविजन, कल्चर और पत्रकारिता, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का मीडिया हाउस है, उन्होंने मेरे को सम्मानित करा। और भी कई पत्रकार थे जिन्हें की पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो मैं बहुत प्रसन्न भी थी और भावुक भी थी कि मेरी 35 वर्षों की ये संघर्षमयी यात्रा को किसी ने रिकग्नाइज करा और
इसकी विशेषता ये थी कि 31 मार्च जो कि मेरा जन्मदिन तो होता है, परंतु उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वे सभी पत्रकार थे। कोई उसमें पॉलिटिकल लीडर या ये सब जो था, मतलब पत्रकारों को ही बुलाया गया और एक दूसरे को जो सम्मान भी दिया गया वो पत्रकारों ने ही दिया। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिला आकाश, उसमें जो मेरा बहुत हिस्टोरिक रोल रहा टीवी जर्नलिज्म में महिलाओं को प्रोत्साहित करने का, क्योंकि मुझे कितने मैसेजेस आते हैं कि मैम हम 1990s में आपको देखकर हमने सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं करा और हमने पत्रकारिता को अपनाया। तो वो जो मैं 2 पीढ़ी की जनरेशंस को मैं हिम्मत देती हूँ और उन्हें प्रोत्साहन देती हूँ, इनकरेज करती हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो मेरे को सम्मान मिला आलमी टीवी मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म, वे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद साहब को मिला। बहुत ही रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब को मिला। बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट त्रिलोकदीप जी को, जो कि हिंदी पत्रकारिता में उन्होंने अज्ञा के साथ काम करा था, जिन्होंने न भारत टाइम्स, दिनमान और हर संडे मेल उसमें कार्य करा। और TN अशोक साहब जो कि इकोनॉमिस्ट है, PTI के हेड रह चुके हैं इकोनॉमिक्स विंग के। और इस प्रकार से ये जो अवार्ड, वेद प्रताप वैदिक जी को कैसे भूला जा सकता है हिंदी पत्रकारिता के, मतलब हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में तो बहुत ही बड़ा नाम है। उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने इन सबने मिलकर हमारे S वेंकट नारायण साहब हैं, उनका 60 वर्षों से उन्होंने 50 वर्षों से तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडिया टुडे के एडिटर थे और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उस कार्यक्रम में। और उसमें जब मेरे को विशेष रूप से ये सम्मान दिया गया तो मुझे खुशी भी हुई, आंसू भी आए। और जो मेरे संघर्ष को पहचाना गया उसके लिए मैंने अपने पाठकों का, हमारे ऑडियंस का और जिन्होंने मेरे को पढ़ा इतने समय में, उन सब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दिया। वो राम मनोहर लोहिया अवार्ड, इसी बारे में बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, दिस वाज आलमी टीवी मीडिया ग्रुप जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है। जो आप राम मनोहर लोहिया पुरस्कार की बात कर रहे हैं आकाश, वो मेरे को कितने वर्ष, 30 वर्ष पहले मिला था। और राम मनोहर लोहिया पुरस्कार तो अभी भी दिया जा रहा है और वह है समाजवाद की आवाज को उठाने के लिए, सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए। और उतने वर्ष पहले तो मैं आपकी आयु से भी कम थी जी। और उस समय मैं बहुत क्रांतिकारी लेख लिखती थी और जो समाज के दबे हुए वर्ग हैं, शोषित और हमारे किसान भाई, जवान और जिनके पास आर्थिक समृद्धि नहीं है, हमारा वंचित वर्ग, उन सब के लिए और विशेष रूप से मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत लेख लिखती थी। गहन मैंने उस पर अध्ययन करा, मानवाधिकार उल्लंघनों के ऊपर मैंने लिखा। और मेरे पास रेवा शंकर त्रिवेदी जी, वे मेरे घर आए थे, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ लोहियावाद में काम करा था, समाजवाद के लिए। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे को राम मनोहर लोहिया पुरस्कार देना चाहते हैं क्योंकि मेरे जो लेखन थे वे बहुत क्रांतिकारी थे और उसमें मैं एक आवाज बुलंद करती थी जिससे कि एक आम नागरिक अपनी आवाज उठाने की क्षमता रखे। तो उन्होंने मेरे को ज्ञानेश्वर मिश्र जी, जो कि स्वयं भी लोहियावाद थे, कानपुर में मुझे राम मनोहर लोहिया पुरस्कार से सम्मानित करा, जो कि आज तक भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मैं प्रथम महिला पत्रकार थी हिंदी पत्रकारिता में,
जबकि मेरी बैकग्राउंड सब इंग्लिश मीडियम रह चुकी थी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ना, विदेशों में जाना, और वो सब मेरी जो अचीवमेंट्स थी दे वर ऑल ऑलमोस्ट इन इंग्लिश। फिर मैंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत अध्ययन करा और अपने को हिंदी पत्रकारिता की तरफ भी ढाला। ठीक है जी मैम, एक सवाल ये भी है, जैसे कि पहले आप प्रथम छात्र भी रही सेंट स्टीफन में, जी, ठीक है, फिर आप महिला छात्र। हाँ प्रथम महिला छात्र भी रही, फिर आप प्रोफेसर भी बनी, फिर आप पत्रकारिता में भी आई, तो इन सब में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों का सामना तो हर क्षेत्र में सभी को ही करना पड़ता है, पर उस समय जब हम लोग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आए थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन में, तो मतलब महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण की यात्रा है वो तो अभी भी पूरी नहीं हुई। जैसे आप जानते हैं कि 33% रिजर्वेशन की जो पार्लियामेंट में बात आती है उसे कभी पारित ही नहीं किया जाता। जब उसके ऊपर बात आती है तो अलग अलग राजनीतिक दल बिखर जाते हैं, है ना। तो मेरे को कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कि 3-4 तो ऐसे हैं, जैसे कि जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और उससे पहले राजीव गांधी, हाँ, और उसके बाद आई.के. गुजराल, उसके बाद देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा साहब, मैंने इन सबके काल को कवर करा। और मेरा जो सबसे पहले राजनीति में प्रवेश था वह राजीव गांधी जी के कारण था, और जिसमें उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, परंतु मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहती, मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ। और मैंने जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट कास्टिंग करने गए निर्माण भवन में, तो मैं दूरदर्शन में थी उस समय, और हमारे साथी राजीव राय कैमरामैन और राजेश भाटिया जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल के लेवल तक दोनों पहुंचे, वो दोनों मेरे साथ थे, और बहुत ही सख्ती थी उस समय। और मैंने अभी तो आप लोग जैसे हैं, आप लोग तो बूथ के अंदर तक भी जा सकते हैं, आप कार्ड बनवा लें, वहां किसी को अलाउ नहीं किया जाता था। और क्योंकि उससे पहले 1984 में जो मिसेस गांधी की हत्या हुई, सिख राइट्स हुए, ये सब मैंने कवर करा था। और जब राजीव गांधी अपना वोट डाल के आए थे सोनिया गांधी के साथ, तो मेरे कैमरामैन का उसमें, जैसे हमारे विकास इस समय शूटिंग कर रहे हैं, उस समय हमारे जो कैमरामैन थे उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम माइक और मतलब राजीव जी से आप बात करती रहना, और मैं जहां भी होऊंगा मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा, यू डोंट लुक इनटू द कैमरा और एनीथिंग, बिकॉज देयर वाज सो मच स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। और पूरी दुनिया के BBC, CNN, ANI और UNI, PTI और AFP और कौन सा चाइना न्यूज, सभी दुनिया के जितने भी चैनल्स थे वो वहां पर थे। और उसमें मेरा जो राजीव जी के साथ वार्तालाप था वह रिकॉर्ड हो रहा था। उन चैनल्स को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, परंतु मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो उनके कैमरास में आ रही थी। और जब उन्होंने वो वोट डाला तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि राजीव जी, डू यू थिंक कांग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट? सो ही सेड यस 100%, आई एम श्योर अबाउट इट। फिर हमने उनसे अगला क्वेश्चन पूछा कि अगर कुछ सीटें कम हुई तो क्या गठबंधन सरकार बनेगी? तो राजीव गांधी का जवाब था, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, कांग्रेस विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आकाश, वो जो उनकी ये लाइन थी वो हमारे दूरदर्शन समाचार की शाम के जो समाचार थे उसकी हेडलाइंस बन गई कि राजीव गांधी सेज कांग्रेस विल फॉर्म एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। हाँ, आप जानते हैं कि हेडलाइंस क्रिएट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है। परंतु सबसे दुख की बात यह थी कि मेरा जो मेरे को उस दिन इतनी खुशी मिली कि मेरी जो स्टोरी थी वो दूरदर्शन के हेडलाइंस में जा रही है, परंतु उसके 2 या 2.5 दिन के बाद जब राजीव गांधी, उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, जिनके साथ भी मेरा बहुत ही ज्यादा सानिध्य का संबंध था, तो जब राजीव गांधी साउथ इंडिया चले गए, मार्ग्रेथम चंद्रशेखर की कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरम्बदूर में, तो आप जानते हो वहां क्या हुआ।
और वहां पर उनका जो असैसिनेशन हो गया, उससे मेरे दिमाग के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और फिर वो जो मेरा इंटरव्यू था राजीव जी के साथ, जो कि सभी चैनल्स ने रिकॉर्ड करा हुआ था, वे पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ, क्योंकि राजीव जी का कोई इंटरव्यू ही नहीं था। दैट वाज हिज लास्ट इंटरव्यू विच ही डिड ऑन कैमरा, एंड इट वाज नॉट अ प्लान्ड इंटरव्यू जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। वो तो वैसे ही मैंने वहां पर उनको पकड़ लिया, उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई मैं। अब जब तक वो गाड़ी में जाएंगे नहीं, हटूंगी नहीं मैं, तो कैसे जाएंगे? उस पीरियड में मैंने उनकी साउंड बाइट ले ली। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। वही परिवेशन पाएगा और वो तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि हमारे इतने होनहार राजनीतिक नेता इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। और थोड़ा सा मैं आपको राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जी। तो हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, RAW ने और जितनी भी इंटेलिजेंस बॉडीज थी, सबने राजीव गांधी को मना करा था कि आप दक्षिण भारत में मत जाइए, क्योंकि उस समय LTTE लिट्टे का बहुत ज्यादा खतरा था। तो आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी ने को मिलने आए थे, प्रभाकरन अशोका होटल में ठहरे थे, तो किसी वजह से वो मिल नहीं पाए थे उनको। तो प्रभाकरन ने ये धमकी दी थी कि मैं इनको, तो मतलब ये बहुत खतरा था, क्योंकि जो श्री परम्बदूर का इलाका भी है वो भी बहुत ग्रामीण अंदर जाके इलाका है। तो राजीव गांधी जी को मना करा गया था कि आप मत जाइए वहां पर, और आप मैसेज भेज दीजिए अपने किन्हीं तमिलनाडु के साथियों को, भेज दीजिए। GK मूपनार उस समय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जो कि तमिलनाडु से थे। जयंती नटराजन थी, जो कि तमिलनाडु से थी। वहां के बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में थे। तो जब राजीव गांधी जी वहां चले गए, और जब ये खबर आई कि भानु, जो कि राजीव जी को हार डालने के लिए गई, और जैसे वो झुकी, उसने टिक दबा दिया, एंड शी वाज अ ह्यूमन बॉम्ब। तो ये एक इतना भारी सिक्योरिटी फेलियर लैप्स, और जिससे कि हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी कम उम्र में, ही वॉज ओनली 46 years old, और उनके परिवार को कितनी क्षति पहुंची, उनके चाहने वालों को, देश को, भारत को, है ना, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, कोई भी नेता क्यों ना हो, किसी की भी इस प्रकार की दुखद हत्या बहुत ही ज्यादा देशवासियों के लिए तकलीफ की बात थी। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी में जीती, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मैम थोड़ा सा अपने दूरदर्शन के अनुभव में बताएंगे प्लीज। आप क्या पूछना चाहते हैं दूरदर्शन के बारे में? आपका जो उसमें जो कार्यकाल था किस प्रकार था और कहाँ से शुरू हुआ था? जी, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ रिकॉल करना आकाश, बट आई विल ट्राई टू टेल यू वॉट एवर लिटिल आई कैन। हमारी बहुत अच्छी मित्र है शहजादी साइमन, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शरद दत्त जी। तो शहजादी साइमन में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में होती थी, तो यूथ फोरम करके एक प्रोग्राम आता था। तो वो कभी कभी मेरे को मौका देती थी यूथ फोरम को प्रेजेंट करने का, और दूसरी तरफ दीपक बोरा जी भी उस प्रोग्राम को करते थे, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के हमारे ऑफिसर रिटायर हुए और एम्बेसडर थे वो। तो मैंने ऐसे शौकिया वो करना शुरू करा यूथ फोरम, परंतु वो यूथ फोरम इतना ज्यादा प्रचलित हो गया, लोगों को मेरी अंग्रेजी बहुत पसंद आई, जबकि मैं नॉर्मल इंग्लिश बोलती थी, ऐसे डॉक्टर शशि थरूर टाइप इंग्लिश आई वाज नॉट स्पीकिंग। डॉक्टर शशि थरूर's English is so excellent that you have to consult a dictionary, right? Even his speech in Oxford University against British imperialism in India, it went viral, and it was praised by our Prime Minister Narendra Modi ji also. यद्यपि कि वे आपस में उनकी काफी नोकझोंक चलती है, परंतु डॉक्टर शशि थरूर की उस स्पीच को प्रधानमंत्री ने भी सराहा था। तो जब मेरा दूरदर्शन में इस प्रकार से कार्यक्रम यूथ फोरम में आना शुरू हुआ, फिर एक और कार्यक्रम हुआ जिसे कि द कैपिटल सीन कहा जाता था, जैसे आपका कार्यक्रम है डेली डायरी न्यूज।
ठीक है, ऐसे हमारा कार्यक्रम था कैपिटल सीन। तो जो हमारे दिल्ली शहर में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित गतिविधियां थी, कुछ पॉलिटिक्स से संबंधित सेमिनार्स थे, और वह शरद दत्त जी प्रोड्यूसर थे, और दूरदर्शन के एक्स डायरेक्टर साधन मलिक जी उसके एमेरिटस प्रोड्यूसर थे रिटायरमेंट के बाद। तो वह कार्यक्रम मैंने करना शुरू करा। उससे मेरा बहुत से लोगों से, मैंने MF हुसैन साहब का इंटरव्यू करा मौर्य शेरेटन होटल में, जब वो अपनी पेंटिंग्स लॉबी में बना रहे थे। अगर आप मौर्य में गए हो तो आप देखेंगे कि मौर्य की जो लॉबी है उसमें MF हुसैन की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, कृष्ण खन्ना की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो वो जो मेरे शमशाद, उनके बेटे जो हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। जतिन दास मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। बहुत से राजनीतिक नेता मेरे बहुत फ्रेंड्स बन गए। तो मतलब मेरे को बहुत, उस समय बहुत कम महिलाएं थी टीवी जर्नलिज्म में, और टेलीविजन अपने आप में, दूरदर्शन अपने आप में भी बहुत सीमित था। तो इस प्रकार मुझे आहिस्ता आहिस्ता मौका मिला दूरदर्शन में आने का। परंतु मैं दूरदर्शन में पूरी तरह कब आई, आपको इसके बारे में मालूम है? नहीं, मुझे बताइए, वही जानना था क्या शुरुआत हुई? क्योंकि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थी, और जब मेरे को सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर DN झा और प्रोफेसर सुहास चक्रवर्ती, ये बहुत बड़े नाम हैं इतिहास के क्षेत्र में, इन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया था एज प्राध्यापक ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय। तो मैं MPhil कर रही थी, रिसर्च का काम कर रही थी, फिर अखबारों में फ्रीलांस करती थी। उसमें फ्रीलांस भी बहुत मुश्किल होता था। हाँ, प्रिंट मीडिया में भी मेरे बहुत आर्टिकल्स आते थे, परंतु वो कभी कभी राजनीतिक विश्लेषण होते थे, और ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होते थे, क्योंकि मैं बहुत लोगों से अपने प्रोग्राम द कैपिटल सीन में इंटरव्यू करती थी। तो उसी को मैं टाइप करके, और आपको पता है वो पुराने टाइपराइटर होते थे, और अब तो डिजिटल एंड एवरीथिंग इज सो एडवांस्ड। और वो मेरे फादर ने मेरे को एक टाइपराइटर खरीद के दिया था, और मैं अपने हाथ से टाइपिंग करके, और वो हाँ, बहुत स्ट्रगल था उस समय में। तो फिर जब डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन भास्कर घोष थे, तो एक दिन मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखा, रिक्वायर्ड सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द पैटर्न ऑफ BBC, कि उनको हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे, ये होगा, और हर प्रकार की स्पॉट रिपोर्टिंग होगी, सुविधा होगी। तो मेरा मन तो पत्रकारिता में बहुत था, पर एक ब्रेक मिलना चाहिए कि आप कैसे जा सकते हैं पत्रकारिता में, क्योंकि उस समय जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट थे, उन्हें जर्नलिस्ट माना जाता था जी। स्टार्टिंग में प्रिंट मीडिया वॉज जर्नलिज्म, और टेलीविजन बहुत छोटा था उन दिनों में। तो फिर मैंने UPSC का एग्जाम दिया, ऑल इंडिया सिलेक्शन थी उसकी, और उसके बाद हमारे दो इंटरव्यूज हुए, एक भी नहीं। और वो इंटरव्यूज में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बड़े सुमन दुबे एंड मनीशंकर अय्यर, शिव शर्मा, प्रोफेसर कितवाई, बहुत बड़े बड़े लोग थे, और अभी वो वेरी यंग दैट टाइम, बहुत डर लगता था, हम नर्वस हो जाते थे। तो फिर हमारा सिलेक्शन में हम लोग UPSC के द्वारा सिलेक्ट हुए, फिर हमारे 2 फेजेस में इंटरव्यू हुए, फिर मेरा नाम सिलेक्शन में आ गया। I was selected as a senior correspondent of दूरदर्शन न्यूज। अब मैं बहुत दुविधा में थी, क्योंकि आप 2 क्षेत्रों में इकट्ठे कदम तो रख नहीं सकते, कि आप प्रोफेसर भी हैं और आप जर्नलिस्ट भी हैं। अब दोनों में चूज करना, जैसे हाँ, जैसे कि 2 बच्चों में से एक को चूज करना माँ के लिए, वो कितना मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने फिर कुछ साल के लिए लियन ले लिया यूनिवर्सिटी से, in place of which I was working with दूरदर्शन। और फिर हमें समाचार में विकास के जैसे कैमरा शूटिंग, फील्ड रिपोर्टिंग, उसके लिए हमको सिखाया गया, ऑन द स्पॉट पीस टू कैमरास, एंड वी हैड दोज उससे पहले के तो ENG कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग कैमरास, विच वर हैवी। उसके बाद बीटा का आया, फिर डिजिटल और वो सब। तो ये जो पूरा प्रक्रिया थी,
इसमें हम साक्षी थे। और फिर हमारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हुई, फिर हमें HKL भगत जी ने सर्टिफिकेट दिए और फिर हम लोग दूरदर्शन के द्वारा मैदान में डाल दिए गए। और उसमें जो मेरे को पहली रिपोर्टिंग करनी पड़ी, दैट वाज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन। और हाँ, और आपको याद है कि अगर आप अभी भी गूगल में देखेंगे और किसी भी सर्च इंजन में उसको देखेंगे, तो जो मंडल कमीशन को लागू किया गया उसके बाद बहुत हिंसा हुई थी, क्योंकि एक वर्ग था जो कि कहता था कि रिजर्वेशन को लागू किया जाए और एक वर्ग था जो इसके पक्ष में नहीं था। तो ये बहुत, और वो जो क्राइसिस था, और एम्स के बाहर तो दिल्ली पुलिस ने गोली भी चलाई थी, और वो जो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें हम लोग फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करते थे। मेरी गाड़ी थी, उसको पूरी तरह स्मैश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, और मैं भी घायल हुई थी, गिर गई थी मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के गोल चक्कर के ऊपर, पैर में मेरे फ्रैक्चर हो गया था। तो मतलब वो ऐसा समय था कि जबकि पत्रकारिता आप एक कफन की तरह आपको अपना कफन हर समय कंधे पे रखना पड़ता था। फौजी से कम नहीं था मतलब वो तो हमने, हमारी फौजियों को सलाम, क्योंकि फौजी तो देश के लिए जान देते हैं, हमने उतना नहीं करा, परंतु बहुत संघर्ष का समय था। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीलम महाजन सिंह जी, जिनसे हमने जाना कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया और कितना संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया।